टेंसेस के इस लेक्चर में आज मैं आपको परफेक्ट टेंस बताऊंगा। परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपके रिमूव हो सकते हैं इससे। इसके अलावा जो बच्चे उर्दू की ट्रांसलेशन करते हैं उसमें भी उनको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसे कि मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ है कि मेरी हर वीडियो जो पिछले लेक्चर के साथ लिंक्ड होती है। तो ऐसे है कि अगर आप परफेक्ट टेंस को डायरेक्ट सुने ना तो फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं लगेगी। मैं इसके लिए आपको मैं कंटिन्यूस टेंस में पीछे पढ़ा चुका हूँ। कंटिन्यूस टेंस को मैंने जैसे कि आपको पहले पता है मैं इसको डायरेक्ट एक ही फार्मूला के साथ मैंने इसको लिंक किया है। मैं इन तीनों को अलग अलग से नहीं बता रहा आपको। आपकी आसानी के लिए मैंने इन तीनों टेंसेस को एक ही फार्मूले के मुताबिक मैंने ट्रांसलेट किया ताकि आपको अलग अलग से समझना आए। ठीक है, अलग से ना समझने पड़े, इसके लिए मैंने आपको एक ही टेंस में इसमें समझाने की कोशिश की है। कंटिन्यूस को देखने के बाद आपको परफेक्ट टेंस आधा पहले से समझ आ चुका होगा। तो इसमें कंटिन्यूस में टेंस जैसे मैंने कंटिन्यूस टेंस को आपको पढ़ाया, इसी तरह बिल्कुल परफेक्ट टेंस भी है। परफेक्ट टेंस भी मैं प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, तीनों के परफेक्ट मैं आपको एक साथ बताऊंगा। तीनों को अलग अलग मैंने लिखा हुआ है। जस्ट आपने जो याद रखना है, याद रखने वाली बात आपकी सिर्फ यही है कि आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को आपने इसमें याद रखना है। अब जैसे देखें, प्रेजेंट का अलग से मैंने, फ्यूचर का अलग से और पास्ट का मैंने अलग से बताया है। अब प्रेजेंट की उर्दू की पहचान अलग है, पास्ट की उर्दू की पहचान अलग है और फ्यूचर की उर्दू की पहचान अलग है। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब भी अलग है, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब अलग है और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब अलग है। हेल्पिंग वर्ब याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब पे मैंने बहुत ज़ोर डाला है पिछले टेंसेस में भी, पिछली वीडियोस में भी, और मैंने हेल्पिंग वर्ब को आपको बताते हुए लेक्चर 1 में भी मैंने आपको यही बात बताई कि आपने हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का सीखना है। अब देखें, अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट का प्रेजेंट के अपने हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट है तो उसके अपने हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर है तो उसके अपने हेल्पिंग वर्ब है। आगे इनकी पहचान भी देखें तो प्रेजेंट की अपनी पहचान है, पास्ट की अपनी पहचान है, फ्यूचर की अपनी पहचान है। ये बुनियादी बातें आपको सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। चलें हम परफेक्ट टेंस को एक साथ सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने तीनों टेंसेस लिखे हैं, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी, लेकिन मैं इनके फार्मूला आपको एक ही में समझाऊंगा। देखें, ये मैंने एक ही फार्मूला लिखा हुआ है तीनों के लिए। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा ये प्रेजेंट के लिए है, ये पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए, ये फार्मूला तीनों के लिए मैं कह रहा हूँ। जस्ट आपने चेंज करने हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं, बाकी फार्मूला सबका सेम होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने कंटिन्यूस में भी आपको यही बात बताई है। इसीलिए क्या, अगर आप कंटिन्यूस टेंस सीखते हैं तो फिर आपको आधी समझ खुद ही आ जाएगी इस टेंस की। चलिए मैं आपको इसके जो टेंसेस का इंट्रोडक्शन है वो बता दूं। प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आप देख सकते हैं। मैंने लास्ट में लिखा हुआ है या, लिया, लिए। लिए सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं अक्सर उनके ट्रांसलेशन का पैराग्राफ भी आप देखते हैं आता है। तो आप उर्दू को ट्रांसलेट अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपको उसको टेंसेस का ध्यान रखना चाहिए। टेंसेस का पता होना चाहिए कि किस टेंस में ये बात पूछी गई है, उसी टेंस में आपने लिखना है। ठीक है, उर्दू में ट्रांसलेशन में भी, उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में भी आपको ये टेंस काफ़ी हेल्प दे सकता है। अच्छा, प्रेजेंट की उर्दू की पहचान के बाद अब प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखने हैं। हैज़ और हैव होते हैं। हैज़ सिंगल के साथ यूज़ होता है और हैव आई और जितने प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट मैंने आपको सब्जेक्ट की वीडियो में लेक्चर 1 में ये बातें बता चुका हूँ। ठीक है, आपने उसे वहाँ पे याद रखना है प्लूरल सब्जेक्ट्स, और आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैज़ आपके सिंगल सब्जेक्ट के साथ है। सिंगल प्लूरल का डिफरेंस मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको। आगे पास्ट टेंस सब के लिए यूज़ होता है हैड इसका। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए हैड यूज़ करते हैं। फ्यूचर में शैल हैव और विल हैव लगेगा। अब फ्यूचर शैल हैव किसके साथ, आई और वही के साथ, बाकी तमाम के साथ आप विल हैव लगाएंगे। उम्मीद है आपको इतनी बात की समझ आ चुकी होंगी। बस आपने याद रखना है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हमने कैसे करना है, किन के साथ करना है। प्रेजेंट की पहचान, पास्ट की पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे। फ्यूचर की पहचान लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। ठीक है, आगे इनके हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं। बार बार एक ही बात पे फोकस रख रहा हूँ। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब अपने याद रखने हैं, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब कैसे मदद करेगा आपको, ये मैं नेक्स्ट बात जाके जरूर बताता हूँ। चलिए अब ये देखते हैं इसका जो सिंपल सेंटेंस है। वो हॉकी खेल चुका होगा, वो हॉकी खेल चुका है, वो टीवी देख चुका था। ठीक है, मैं टीवी देख चुका था। अच्छा चलें,
अब ये देखिए सेंटेंस हमारे पास अगर इस तरह का आता है, वो हॉकी खेल चुका होगा। इंतहाई इजी सेंटेंस मैंने लिखे हैं ताकि आपकी लर्निंग अच्छी हो सके। खेल चुका होगा, खेल चुका है, खेल चुका था। फार्मूला मैंने चेंज नहीं किया, आप इसमें देख सकते हैं एक ही फार्मूला है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब आपने चेंज करने हैं इसमें। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब आपने कैसे चेंज करनी है? अच्छा आप देखें, अब ये कौन सा सेंटेंस है? चुका होगा। आपको पता है चुका होगा किस में आता है? ये देखें आप, चुका होगा किस में है? फ्यूचर में है। चुका है किस में है? प्रेजेंट में है। चुका था किस में है? पास्ट में है। ये उर्दू की पहचान आपने याद रखनी ज़रूरी है ताकि आप उसी के मुताबिक आप उसके टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा सकें। चलिए, हमने पहले देखा ये क्या था, चुका होगा। हमने देख लिया फ्यूचर में है। अब फ्यूचर में है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपका फ्यूचर का होना चाहिए। चुका है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपका है। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब। चुका था तो हेल्पिंग वर्ब आपका ये पास्ट का है तो यहाँ पे आपका पास्ट का। बस ये डिफरेंस है, फार्मूला सबका सेम है। हमने देखना है कि यहाँ से पता चलता है, कहाँ से, कि हमें ये पता चलता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, ये सेंटेंस पास्ट का है। हेल्पिंग वर्ब बाकी फार्मूला सबका सेम ही है। ठीक है, अब ये हेल्पिंग आप देख लें। मैंने पहले लिखा है जो खेल वाकई खेल चुका होगा, सब्जेक्ट, जैसे कि आपको बताया मैंने सारे सब्जेक्ट के लिए मैंने डिफरेंट इंक यूज़ की हुई है। आगे हेल्पिंग वर्ब, आगे थर्ड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म अब आप यूज़ करना है आपने, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वो आके खेल चुका है ही। आगे हेल्पिंग आप, क्योंकि फ्यूचर क्या, हमने फ्यूचर का हेल्पिंग आपको पता है ही के साथ विल हैव आएगा या शैल हैव आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आगे वो आके खेल चुका है, पास्ट में, ये सॉरी प्रेजेंट में आ गया। अब प्रेजेंट में आ गया, हम क्या करेंगे, हम इसे प्रेजेंट के साथ ही लगाएंगे। देखिए प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, क्यों हमने हैज़ का क्यों इंतखाब किया? क्योंकि हैज़ सिंगल के साथ आता है, ही शीट के साथ हैज़ लगता है। ठीक है, अगर इसकी जगह पे हॉकी खेल चुके हैं ज़्यादा हो जाते, यहाँ पे दे होता तो दे के साथ हम हैव लगाते। हैज़ हैव का इस्तेमाल मैं आपको इसमें बता चुका हूँ, हैज़ हमने किसके साथ यूज़ करना है और हैव किसके साथ यूज़ करना है। ठीक है, इस यहाँ से आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो चुका था, चुका था पास्ट में चला गया, पास्ट में हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हमने उसे हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है। बाकी फार्मूला इसी को फॉलो करना है, जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही बातें मैं आपको पिछले टेंसेस में भी सिखाता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव आपको बता चुका हूँ। नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ना लगा हुआ होता है, सेंटेंस वही है सारा। जस्ट हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देना है। मैंने कंटिन्यूस में भी आपको ये तरीका सिखाया था, वही तरीका आपका सेम परफेक्ट का भी है। ठीक है, क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हैज़ के बाद नॉट, हैड के बाद नॉट। अब विल और हैव, जैसे मैंने कंटिन्यूस में आपको बताया था, विल बी या शेल बी के दरमियान में जब डबल आ जाता है तो हम इसे दरमियान में नॉट लगाते हैं। ही विल नॉट हैव प्लेड हॉकी, इतनी सी बात है, बस हमने दरमियान में नॉट लगा देना है। बिल्कुल यही बात मैंने इसमें भी बताई हुई है। देखें, ही विल नॉट हैव, ही हैज़ नॉट, ही हैड नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद डबल हेल्पिंग की सूरत में हमने उसे दरमियान में नॉट लगा दिया। ऐसे आपका नेगेटिव कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो सवाल बनाने के लिए क्या किया, जस्ट मैंने हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रख दिया। इसमें देखें आप, जस्ट मैंने हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रख देना है। यही बात मैंने कंटिन्यूस में भी समझाई हुई है। हेल्पिंग उठा के शुरू में रख दिया, हैज़ है तो हैज़ को शुरू में ले जाना है, हैड है तो हैड को शुरू में ले जाना है। अब डबल है तो कंटिन्यूस में मैंने क्या बताया था, डबल होने की सूरत में हमने इसका फर्स्ट वर्ड उठा के शुरू में रखना होता है। अब फर्स्ट वर्ड उठा के शुरू में रखा है तो सेंटेंस किस तरह बन जाएगा, विल ही हैव प्लेड हॉकी, हैव अपनी जगह पे रहेगा, जस्ट फर्स्ट वर्ड आपने उठा के शुरू में रख देना है। यही बातें आपके इंटरोगेटिव में भी देख सकते हैं। क्या मैंने फर्स्ट वर्ड उठा के शुरू में लिया है, बाकी सारा सेंटेंस उसी तरह। मैंने हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रख दिया, हेल्पिंग वर्ब को उठा के मैंने शुरू में रख दिया। जब भी सवाल होगा हेल्पिंग वर्ब आपका शुरू में आ जाएगा। हर टेंस का यही असूल है। हर जब भी ना लगानी होगी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। सवाल बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रख दो। ठीक है, अब यही चलता रहता है हर टेंस में, जो फार्मूला चलता रहे। उसके बाद हमने क्या करना है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों। नेगेटिव क्या, इंटरोगेटिव क्या, क्या सवाल भी है और ना भी है, सवाल भी है और ना भी है, आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों आ जाते हैं।
उसके लिए क्या, जो नेगेटिव वाला फार्मूला आप देखें, हमारे पास नेगेटिव फार्मूला ये वाला था, क्या कि सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग ऑफ, इसके बाद नॉट। ये देखें ये है, हमने नेगेटिव सेंटेंस है, इसको मैंने सवाल में चेंज करना है। सवाल में चेंज करूँगा, विल को उठा के शुरू में रख दूँगा। क्या, विल ही नॉट हैव प्लेड हॉकी, नेगेटिव बन गया, सवाल भी बन गया। हैज़ को उठा के शुरू में रख दूँगा। हैज़ ही नॉट प्लेड हॉकी, सवाल भी बन गया, नॉट भी लग गई। अब नॉट, हैड को उठा के शुरू में रखूँगा, हैड शुरू में जाने से सवाल में चेंज हो गया। हैड आई नॉट वॉच लिसन, सवाल में चला गया और ये नेगेटिव में भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल यही बात आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। क्या कि मैंने हेल्पिंग को उठा के शुरू में रखा, नॉट अपनी जगह पे है। हेल्पिंग आपको शुरू में रखना, हेल्पिंग शुरू में, हेल्पिंग अब शुरू में आ गया, सवाल बन गया, नॉट भी लग गया, तो ये नेगेटिव में भी आ जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस भी हैं जिसमें ना भी लगी होती है और सवाल भी किया जाता है। इसको भी हमने बिल्कुल आपको बताया मैंने कि हमने इसे जो नेगेटिव फार्मूला उसे देख लें, उसके मुताबिक हेल्पिंग को बस शुरू रखना है। कब हेल्पिंग हम शुरू में रखते हैं, जब हमने जब हमने किसी भी सेंटेंस को सवाल में चेंज करना होता है, हेल्पिंग को शुरू में ले जाया जाता है। ठीक है, अब ये था आपका परफेक्ट टेंस। इसी तरह आप लास्ट में एग्जांपल्स देखें। जब भी आप सेंटेंसेस को देखते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए, सबसे पहले आप उसकी टेंस पहचानें, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का विच सेंटेंस, इनडेफिनेट, पास्ट, परफेक्ट, कौन सा है ये। अच्छा देखें, अब मुझे पता चल रहा है कि ये चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये परफेक्ट टेंस है। और होगा, होगी, होगे, पता चल रहा है कि ये फ्यूचर में आ रहा है। हम गर्म कपड़े पहन चुके होंगे, चलो टेंस की पहचान होगी कि ये परफेक्ट का टेंस है। अब परफेक्ट का टेंस है तो सिंपल है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है या नेगेटिव इंटरोगेटिव है। अब वो देखें, अब क्या ये सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें ना नहीं लगी हुई, इसमें सवाल नहीं किया गया, हमने सिंपल के मुताबिक ट्रांसलेट कर देना है। क्या अली ने छुट्टी नहीं कर ली है, अब कर ली है। क्या अली ने छुट्टी, क्या से पता चला सवाल भी है और ना भी लगी हुई है, तो किस में चला गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव में, सवाल भी और ना भी है। क्या तुमने अपने अब्बू को खत लिख लिया था, देखें क्या, ना इसमें नहीं लगी हुई, जस्ट क्या है, इसका मतलब है सवाल है, तो हम सवाल के मुताबिक इसको ट्रांसलेट करेंगे। बाकी मैंने डिटेल आपको इसके टेंसेस पढ़ाते हुए बता दी है। उम्मीद है आपको परफेक्ट टेंस की इस वीडियो में काफ़ी मदद मिली होगी और आपको काफ़ी हद तक परफेक्ट टेंस समझ आ चुका होगा। अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।